अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन शेयर आप लोगों को हो रही है सही से? आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर। ओके, ओके, राइट। राइट, सो लेट्स बिगिन। बेसिकली हम लोग लास्ट क्लास में जो बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, राइट। और हमने पिछली क्लास में ये बोला था कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर बेसिकली द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर द नंबर ऑफ मिनिमम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जिनसे आप सिस्टम के मोशन को completely डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। एंड द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स वी सेड नीड टू बी यूनिक, डू नॉट नीड टू बी यूनिक, जबकि नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो आपके यूनिक होते हैं, सही है ना। तो वी सॉ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल वी सॉ दिस एग्जांपल हियर ऑफ अ पेंडुलम, और इसमें हमने कहा था कि फॉर दिस सेम सिस्टम वी कैन यूज थीटा एज अ वेरिएबल, और वी कुड डिफाइन द पोजीशन x, or we could define the position y, and the three are linked together because आपका जो theta x और y है they are all linked together according to this right angle triangle, सही है ना। तो all three are linked together. L is the length of the string जिनसे pendulum बना हुआ है, और बाकी तीन variables जो आपके they are already there, ठीक है। तो if we use one of them then we are good, we can't use all three, सही है। और हम दो भी नहीं यूज करने हैं, हमें एक डिग्री फ्रीडम के लिए हमें एक चीज चाहिए सिर्फ, सही है। Then we looked at two degree freedom systems जिसके अंदर we had this pendulum example, और उसमें भी हमने exactly यही बात की थी कि since this is 2 degrees of freedom we need two independent coordinates to define them. One possible option is theta 1 and theta 2. Another possible combination could be x1 and x2. So x1 and x2 is a possibility. Similarly, y1 and y2 is a possibility. Theta 1 and x2 is a possibility. X1 and theta 2 is a possibility. But we said that x1 and theta 1 is not a set of generalized coordinates जो कि इस सिस्टम को डिफाइन कर सकता है। और उसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि ये जो x1 और थीटा 1 है दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड दे डू नॉट कंप्लीटली डिफाइन द मोशन ऑफ द सिस्टम। x1 थीटा 1 दोनों जो है वो पहले पार्ट को से लिंक्ड है, एंड बोथ ऑफ देम आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, सो वी इफ वी नो वन वी नो द अदर वन एज वेल। और सेकंड जो आपका लेवल है पेंडुलम का, इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास कोई भी वेरिएबल सिस्टम है नहीं, तो दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। बाकी सारी चीजें ठीक है and this one is wrong. So this is what we talked about. Then we looked at there's 3 degree freedom systems, or इसमें we said कि any system that we had we can represent it using a simple spring and mass arrangement. तो for example this system, ये क्या एक building का model है, हर जो आपके पास लेवल है उसमें जो स्टिफनेस है आपकी वॉल्स की वो दो बीम्स के साथ रिप्रेजेंट हो रही है, और हर फ्लोर जो है वो मैस एम के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है। तो फर्स्ट फ्लोर इज द स्टिफनेस ऑफ द वॉल्स इज रिप्रेजेंटेड विद K1, फॉर द सेकंड फ्लोर K2, एंड फॉर द थर्ड फ्लोर K3, और मैसेज M1 M2 M3 हैं। इस सिस्टम को वी कैन रिप्रेजेंट विद अ सिंपल स्प्रिंग एंड मास अरेंजमेंट। तो दिस वुड बी K1, इसके साथ इसका जो मास हो जाएगा M1 हो जाएगा, then we can have K2, इसका mass M2 हो जाएगा, then we will have K3 and the mass would be M3, right? And this is a representation of this system. This is also a representation of this system. अब इसमें there are certain things, certain procedures we need to perform in order to convert this into this, और वो जो चीज़ है वो हम लोग next topic के अंदर cover करेंगे, which deals specifically with mechanical elements, masses, dampers and springs. अब इस सिस्टम में हमारे पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? देयर आर 3, और हमने इसको चेक भी किया था। हमने कहा था अगर हम कोई से दो को होल्ड करें तो वी कैन मूव द थर्ड वन। सो दिस इज अ 3 डिग्री फ्रीडम सिस्टम। इस डिस्क का इनर्शिया अगर J है तो हमारे पास अगर हम x1 x2 को होल्ड करते हैं तो डिस्क कैन मूव। अगर मैं डिस्क को और m2 को मूव करता हूं तो मास m1 कैन मूव, एंड सेम थिंग विद m2। इसको सिंपल स्प्रिंग मैस सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए वी वुड नीड टू कन्वर्ट आवर inertia J into an equivalent mass M, and that comes up in
द नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा अगला टॉपिक हम करेंगे उसके अंदर आएगा. सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू डिटेल्स ये कैसे हो रहा है. द पॉइंट विच यू शुड अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट इज कि आपका कोई भी सिस्टम होगा, डायनामिक सिस्टम, उसको वी कैन रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम. इट इज़ पॉसिबल टू डू इट. और हम लोग एंड में कुछ थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड केसेस को स्टडी करेंगे जिसको हम आइडियलाइज करेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम. दैट विल बी द लास्ट थिंग वी डू इन टुडेज क्लास. एक और हमने चीज देखी थी, which was a multi-degree freedom system. We found out that in this case there are 7 masses and each mass is connected to the other masses through springs. So basically these are all independent of each other and there are 7 degrees of freedom in the system. और इस वजह से there are 7 natural frequencies which are coming in this system. Right? तो यहाँ तक तो हमने पिछली क्लास में चीज कर ली थी. Right now what I have, I'm going to draw 2 systems here, और उससे we are going to see what are the degrees of freedom so that we have a better understanding of it. So this is the first system. Somebody wants to say something, Vita? Okay, I'll just mute. I think I'll just simply mute. Okay. So this is the first system. So there are 2 springs, K1 and K2. There is a disk with inertia J and there is a mass M. ठीक है. और इधर से ये ग्राउंड हुआ हुआ है और बाकी पुली जो है सेंटर से ग्राउंड के साथ पिन हुई हुई है. A similar system is drawn in this case here as well. So जो second system है, this system is similar to the first one. The only difference is that instead of K2 here, this is a rigid link right here. So this is rigid. And what we want to do is we want to find out the degrees of freedom of this system. दोनों system की degrees of freedom क्या है. तो पहले system में तरीकेकार क्या होता है? सबसे पहले तरीकेकार ये होता है, you see कि अगर कोई भी इसमें masses और inertias हैं वो move करेंगे तो उनके motion किस तरीके से define हो सकता है. तो motion define करने के लिए for mass m we would need x and for the disk we would use a theta. And same thing here. So there would be a theta for this disk and there would be an x or a y. Usually we just use x, चाहे vertical भी हो, convention हम यही करते हैं, x use करते रहते हैं unless के x और y दोनों ना use हो रहे हो. तो this is x and theta. अब क्या दोनों में हमारे पास 2 degrees freedom है because we have theta as well as x? ऐसा नहीं है. So in order to check कि कितने degrees freedom है, we have to do the exact same experiment again. So we hold one and look whether the other one can move. So if we set this to 0, can theta move? Can we have theta? Yes, we can, because this is connected. The disk is connected to the mask through a stiffness. So अगर मैं disk को move करूँगा, the spring is going to deform. Tension में चले जाएगा या compression में चले जाएगा. But you can have a non-zero theta, which is, so motion of the disk is possible even if your mass is fixed. So this is a 2 degree freedom system because M and J both have independent motions. ठीक है. Same चीज इधर आ जाइए. अब इस केस में if I do the exact same thing, since this is a rigid link, if I try to move this disk, it will not move because this link cannot deform. अब ये link कैसे attached है? It could be pinned here and it could be pinned here. And you're trying to rotate this thing, it will not rotate because you're holding the mass in its place. So although in दोनों mass और disk की दोनों के motions अपने अलग अलग हैं, this is rotating and this is translating, but these two motions, theta and x, they are not independent of each other, they are dependent. ठीक है. तो इस वजह से this is a 1 degree freedom system and this is a 2 degree freedom system. ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना. If you don't understand this, please ask me in the question. Otherwise, I'll move forward. So if you have any questions, please ask me. Okay, so let's move forward. अच्छा, ये तो degree freedom वाली चीज़ हो गई. And now what we need to do is we need to basically classify our vibrations into different categories. और उसमें we have different cases और ये बिल्कुल basic fundamental divisions है. There is not a lot going on here. You can very quickly see what is going on. ठीक है. तो पहली classification जो हम अपनी systems की कर सकते हैं, that is in discrete and continuous systems. तो discrete systems वो होते हैं जिनके अंदर we have lumped masses, यानी हम
ड्रॉ कर सकते हैं सिस्टम को इन टर्म्स ऑफ masses, inertias, spring elements, damper elements, all those sort of things. So these are discrete systems because इनकी जो displacements हैं, जो भी degrees of freedom है, वो discrete locations पे measure हो रही हैं. तो the displacement is measured at mass m and at the disk with inertia j. इन दोनों लोकेशंस पे सिर्फ मेरे मोशंस चेक हो रहे हैं, बाकी लोकेशंस पे नहीं चेक हो रहे. तो इससे डिस्क्रीट सिस्टम विद डिग्रीज फ्रीडम एट डिस्क्रीट लोकेशंस, कंटिन्यूअस नहीं है. सही. इसकी ऑपोजिट चीज क्या हो सकती है? ऑपोजिट चीज हो सकती है जैसे कि कैंटिलीवर बीम है. कैंटिलीवर बीम के अंदर यू हैव एन इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द मिडल और हर पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट अलग है. बिकॉज जब कैंटिलीवर बीम वाइब्रेट करेगी तो इट इज गोइंग टू फॉर्म अ शेप. तो इसकी दोनों तरफ वाइब्रेशन की शेप इस तरीके से बन रही होगी. ठीक है. तो हर पॉइंट की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो डिफरेंट होगी. ठीक है. तो दिस इज इनफिनिट नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. दिस पॉसिबिलिटी we can represent this thing with 1 degree of freedom as well. There's a possibility that we represent this thing with 1 degree of freedom. और इस चीज़ पे हम आएंगे बाद में जब हम इसकी मोड शेप्स को डिस्कस करेंगे. तो राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू व्हाट द सम मोड शेप्स आर फॉर ए कैंटिलीवर बीम, और उसके बाद फिर जब हम मल्टी डिग्री फ्रीडम सिस्टम्स को पढ़ेंगे विल कम बैक टू दिस. तो अगर मेरे पास एक कैंटिलीवर बीम है, उसका मास m है, इट्स फिक्स्ड फ्रॉम हेयर. तो इसकी अगर इफ दिस थिंग इज oscillating at its first natural frequency, if you remember हमने पिछली क्लास में बात की थी कि continuous system जो होता है उसमें infinite number of natural frequencies होती हैं और हम first few natural frequencies में usually interested होते हैं. तो first natural frequency of a cantilever beam, उसके ऊपर cantilever beam की जो oscillations की shape होती है, it is like this. तो it is fixed at this point और जो आपका end है वो ऐसे करके oscillate कर रहा होता है and every point is oscillating और हर point की oscillation का amplitude different होता है. ठीक है. This is the first mode. This is the first mode of oscillation. The second mode of oscillation is जिसके अंदर एक पॉइंट आपके पास सेंटर में ऐसा होता है जो कि ऑसिलेट नहीं कर रहा होता, और एक नोड जनरेट हो रहा होता है आपके पास सिस्टम में. तो ऑसिलेशन की जो शेप बन रही होती है आपके पास वो इस तरह की बन रही होती है. देयर इज जीरो डिस्प्लेसमेंट एट दिस पॉइंट, बाकी सारे पॉइंट जो हैं वो मूव कर रहे हैं. दिस इज द सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन फॉर ए कैंटिलीवर बीम. सिमिलरली जो थर्ड मोड होगा उसके अंदर इस तरह के दो नोड्स बन रहे होंगे. फोर्थ मोड के अंदर 3 नोड्स बन रहे होंगे. ठीक है. सो इफ यू आर जस्ट कंसिडरिंग वन मोड, अगर हम सिर्फ एक मोड की बात कर रहे हैं तो इस मोड में अगर हम ओनली टॉकिंग अबाउट दिस वन मोड, सिंस द शेप इज फिक्स्ड, मैं फर्स्ट मोड की वाइब्रेशन के लिए आई कैन डिफाइन an equation जो कि किसी भी पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन. लेट मी जस्ट इंस्टेड ऑफ दिस लेट मी कॉल दिस डिस्प्लेसमेंट v एज अ फंक्शन ऑफ x. किसी भी पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं एक फंक्शन लिख सकता हूँ एंड ऑल ऑफ दिस कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड. और ये बात आप लोग बीम्स की डिफ्लेक्शन जब स्टडी कर रहे होते थे, स्टैटिक डिफ्लेक्शन, उसमें पढ़ते भी थे कि वी कुड डिफाइन द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम इन टर्म्स ऑफ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकाल लेते थे. राइट. तो अगर मैं किसी भी एक मोड की बात करूंगा, उस एक सिंगल मोड के लिए आई कैन डिफाइन द सिस्टम एज ए स्प्रिंग मास सिस्टम. इट इज पॉसिबल टू डू दिस, बट दिस इज ओनली पॉसिबल फॉर ओनली वन मोड ऑफ वाइब्रेशन. ठीक है. नॉट पॉसिबल फॉर मल्टीपल मोड्स. अगर आपके सिस्टम, हमने कहा था ना कई दफ़ा ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि आपके मल्टीपल मोड्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं एक सिंगल सेट ऑफ वाइब्रेशन, एक सिंगल वाइब्रेशन के अंदर. 50% फर्स्ट मोड की कंट्रीब्यूशन है, 20% सेकंड मोड की कंट्रीब्यूशन है. ठीक है. 1 मिनट रुकिएगा प्लीज. सर क्या आप म्यूट हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है. ओके सॉरी यार, मैंने किया ही नहीं अनम्यूट दोबारा से. आई जस्ट स्टार्टेड. राइट. तो वी वर हियर. राइट. तो बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि जब भी हम कैंटिलीवर बीम की बात कर रहे हैं तो अगर हम एक सिंगल मोड की वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं देन इट्स अ 1 डिग्री फ्रीडम सिस्टम. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट a beam in general, then we actually have multiple modes contributing in the system, so we are not talking about a single degree of freedom. So continuous system in general, it has infinite number of degrees of freedom.
हम लोग जब बीम्स की बात कर रहे होंगे विल फोकस ऑन 1 डिग्री फ्रीडम. हमारा फोकस जो मेनली है दैट इज ऑन डिस्क्रीट सिस्टम. सो हम लोग बीम्स को भी जब डिस्कस कर रहे होंगे तो विल कन्वर्ट दिस थिंग इनटू अ स्प्रिंग एंड मास सिस्टम. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सही है. This is one classification between discrete and continuous, and our focus is on discrete systems. The second classification can be in terms of the applied force, and that is between free and forced vibrations. Okay, free vibrations occur when you have no applied force in the system, or in that case आपके पास इनिशियल डिस्टर्बेंस होगी, कोई इनिशियल कंडीशन होगी जो सिस्टम के अंदर वाइब्रेशंस कॉज कर रही होगी, राइट. और इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में ये क्या क्या केसेस बन सकते हैं. एक केस ये बन सकता है कि आपके पास जो भी हम इसको सिस्टम को एक इनिशियल कंडीशन तक लिफ्ट कर दें एंड देन वी लीव द सिस्टम. ठीक है, और जब हमने उसको छोड़ दिया तो इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट वाइब्रेटिंग. ठीक है, और वो वाइब्रेशंस किस वजह से हो रही है, जब हमने इसको लिफ्ट किया व्हाट डिड वी डू, वी अप्लाइड पोटेंशियल एनर्जी टू द सिस्टम and then the vibration is just the interchange of potential and kinetic energy in the system, right. एक केस ये बन सकता है कि मैं instead of doing this when the system is stationary here when the system is stationary I hit it with a hammer. मैं यहाँ पे इसको एक hammer से hit करूँ and because of that impact some kinetic energy will be transmitted in the system और वो काइनेटिक एनर्जी जो है सिस्टम को मूव करना शुरू कर देगी एंड देन द काइनेटिक एनर्जी विल चेंज टू पोटेंशियल एनर्जी एंड बैक एंड फोर्थ होता रहेगा पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी में एंड दैट इज बेसिकली फ्री वाइब्रेशंस. ठीक है, इन कंपैरिजन टू दिस द सेकंड केस क्या हो सकता है, व्हेन यू हैव एन अप्लाइड फोर्स इन द सिस्टम. और अप्लाइड फोर्स के रिजल्ट के तौर पे जो भी वाइब्रेशन होती है दैट इज फोर्स वाइब्रेशंस. और जो आपकी फोर्स होगी इट हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ ऑसिलेटिंग फोर्स. अ सिंपल केस कुड बी your FFT can be a sinusoidal force at a certain frequency और इसके रिजल्ट में जो सिस्टम इज ऑल्सो गोइंग टू प्रोड्यूस अ साइनोसॉइडल रिस्पॉन्स. एंड अगेन ये चीज़ पूरे हमारे टॉपिक्स हैं इसमें, सिंगल डिग्री फ्रीडम सिस्टम के, साइनोसॉइडल रिस्पॉन्स के, फोर्स रिस्पॉन्स के, मल्टीपल टॉपिक्स हैं जिनका हम डिस्कस करेंगे. एक स्पेशल केस इसमें जनरेट होता है जब आपकी फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है और जब रेजोनेंस होती है देन द सिस्टम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एट इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड्स. ठीक है, और एम्पलीट्यूड ग्रो करता रहता है टू पॉइंट व्हेन द सिस्टम स्टार्ट्स टू फेल. सही, इसकी एक एग्जांपल आ रही है एंड द एग्जांपल इटसेल्फ इज वेरी वेल नोन, आप लोगों ने भी जरूर देखी हुई होगी. इट्स जस्ट हेयर सो दैट we can relate that entire thing to what we are studying. तो Tacoma Narrows Bridge जो है, this is, you must have seen the video as well, वो video भी आ जाएगी. हुआ क्या है, हुआ ये है कि it's a suspension bridge which was set up in 1940 and just within a few months it collapsed because the designers did not account for the effect of winds on the vibration in the system. So when the winds reached this particular range, सिस्टम के अंदर जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई, सिस्टम में रेजोनेंस प्रोड्यूस हो गई एंड दैट रिजल्टेड इन very strong vibrations in the system. And I'm just going to show you, you can see it here, but this starts to increase. So we can see from here, this is a steel structure which is suspended and it's not कोई flimsy सी film नहीं है. This is a steel structure जो कि बहुत ज़्यादा load bearing कर सकता है, but because of resonance this is violently shaking and eventually what happens is that it starts to collapse. So this will collapse here somewhere, so this starts to collapse. So you can see that this goes now. Okay. So this is basically the phenomena of resonance and this is why we need to study this and check whether our operating conditions are causing resonance in the system or not. सही है, तो ये वाली चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट. आगे आ जाएं. एक क्लासिफिकेशन हमारे सिस्टम की हो सकती है इन टर्म्स ऑफ द डैम्पिंग इन द सिस्टम. तो सिस्टम में अगर कोई डैम्पिंग नहीं है तो इट्स अनडैम्प्ड, अगर डैम्पिंग है तो इट्स डैम्प्ड. अब हमने एनर्जी की बात की थी, तो अब लुक एट द सेम केसेस. सो कंसीडर दिस इज a spring mass system. So I'm going to in fact draw it slightly better. So I'm going to start here. This is my mass and this is my spring. This is my equilibrium position. इसको मैंने stretch किया. I brought it here and I left it. जब मैंने यहाँ पे तक इसको stretch किया था, the spring stretched. So this much is the deflection in the spring, which is basically the
spring elastic potential energy, और potential energy यहाँ पे maximum है, and since we are holding it here, यहाँ पे kinetic energy 0 है. We leave it, the system starts to go back up. जब सिस्टम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंचता है, यहाँ पे स्प्रिंग की डिफ्लेक्शन 0 हो जाती है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम बिकॉज यहाँ पे सिस्टम सबसे फास्ट मूव कर रहा होता है. देन स्टार्ट्स टू गो अप, स्प्रिंग स्टार्ट्स टू कंप्रेस, पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है अंटिल इट रीचेज इट्स मैक्सिमम पोजीशन, जहाँ पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, एंड इट जस्ट कीप्स ऑन गोइंग. ठीक है ना? एंड दिस इज हाउ इट गोज. Since there is no energy loss, the total energy of the system is conserved. At any point, the sum of the kinetic and potential energy is constant. जब आप damping में आ जाते हैं, तो we have the exact same thing. I can draw the exact same thing here. So this is a spring mass system, but now I also have a damper attached here. सही, I push it to this location. यहाँ तक मैं लेकर आया मास को, मैंने इसको छोड़ दिया. जब मैंने यहाँ पे इसको होल्ड किया हुआ है, माई डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, या इसको कह लें एक्स नॉट, इनिशियल कंडीशन है. माई वेलोसिटी हेयर इज 0. आई एम स्टार्टिंग विद अ स्टेशनरी पोजीशन. आई लीव इट, पोटेंशियल जी मैक्सिमम में, इट स्टार्ट्स टू गो अप बिकॉज स्प्रिंग उसको पुल कर रहा है. यहाँ तक पहुँचा, उसने सिस्टम को पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में काफ़ी कन्वर्ट कर दिया है. बट in this part here, the system has also lost some energy because there is a damper present in the system. So जब आप अगले पीक पे पहुंचते हैं, तो ये जो पीक है, ये इस इनिशियल पीक से छोटी होती है. हर पीक पिछली पीक से छोटी होगी. This one is smaller than this one, this is smaller, this one is smaller than this one is smaller than this, and this one is smaller than this. तो हर consecutive पीक जो है, हर successive पीक जो है, वो पिछली वाली पीक से छोटी होगी because continuously system जो है energy lose कर रहा है, until eventually use all the energy and the system becomes stationary again. सही? तो we're going to study both of them. हम deterministic systems की बात कर रहे हैं, हम discrete systems की बात कर रहे हैं, हम force और free vibrations दोनों करेंगे, हम undamped और damped vibrations दोनों करेंगे, and we'll focus mainly on linear vibration. अब linear और non-linear का जो behavior है वो क्या है? So if I draw something like this, जो स्प्रिंग एंड डैम्पर, हम लोग स्प्रिंग का नॉर्मली क्या बिहेव लेते हैं? हम कहते हैं स्प्रिंग की फोर्स जो है दैट इज के डेल्टा, और जो आपकी डैम्पर की फोर्स है दैट इज सी एक्स डॉट. दिस इज अ लीनियर रिलेशनशिप. इट इज पॉसिबल दैट दिस रिलेशनशिप इज नॉट लीनियर. तो अगर ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, देन दिस इज नॉन लीनियर स्प्रिंग. और हम लोगों का फोकस इसमें लीनियर सिस्टम्स पे होगा. यूजुअली जब नॉन लीनियर सिस्टम्स की भी बात कर रहे होते हैं, तो वी कैन लीनियराइज इट. Will not cover this a lot in this course, but you will cover this in the course on linear control systems, which we'll study in the next semester. ठीक है? तो हम लोग mainly linear springs की, linear dampers की बात कर रहे हैं. All our relationships will stay linear throughout the course. यहाँ तक बात हो गई. फिर हमारे पास एक final जो चीज़ आ गई है, deterministic vibrations and non-deterministic or random vibrations. ठीक है? अब इसमें क्या चीज़ है? Deterministic is anything which is basically repetitive. तो you have a pattern here which is going to repeat. तो अगर हम इस pattern को देखें and we see कि ये pattern कहाँ पे repeat होना शुरू हो रहा है, तो it starts here and after this point it repeats. This is not a sine wave. Sine wave is the simplest form of a periodic function, but it does not need to be a sine wave to be periodic. Any general function, if it starts repeating itself, then we call it a deterministic function. Okay, because it's periodic, we can define what will be the magnitude of that function at any given time. So for example, we say that this thing repeats in 1 second, and I know कि 1 second की क्या profile है, तो I know कि 2 seconds के बाद क्या होगा. ठीक है? I know कि 2.5 seconds के बाद क्या होगा, because मुझे 1 second की profile पता है और मुझे ये पता है कि हर 1 second में चीज़ repeat हो रही है. तो our focus is on deterministic systems. In comparison, when you have random systems, for example, the vibrations caused due to an earthquake, that's completely random. Probabilistic है, stochastic process है. The magnitude at the next instant is not determined directly. Example जो यहाँ पे drawn है, that is एक motion है आपका of the
gears, very deterministic. You know exactly कि at any given time gears की क्या location होगी, कैसा contact हो रहा होगा. In comparison, you have something like the falling raindrops, जिनकी exact location predict करना is impossible. You can't do that. ठीक है? It's a random phenomenon. ठीक. Vibration केस में भी यही है. Vibration में random example is the best example I can think of right now is earthquakes. Is completely random. ठीक. This is usually random vibrations is a completely different course. Different course होता है. Usually grad level पढ़ाया जाता है. Our focus right now is on deterministic vibrations. ठीक. This we already know. ये हमने सारे cases देखे हुए. तो longitudinal vibration is a spring mass system. Transverse vibrations is the vibration of a beam, and this is simply, for example, you have a flywheel जिसको हमने एक जगह से एक शाफ्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और अगर हम इस पे इसकी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करते हैं, this shaft will have certain stiffness, flywheel का अपना inertia होगा, and this system is going to oscillate, and these are torsional vibration. अब ये थोड़ी सी जो है ना इंफॉर्मेशन वाली चीज़ है, आई गेस आप लोगों को भी ये थोड़ी सी बोरिंग लग रही होगी, but this we need to get through this in order to come to the part which is actually more interesting for us. So how do we analyze systems that are vibrating? And this we are going to see a few examples here, and this will be the part where you will actually enjoy. किसी भी system को analyze करने के लिए we have 4 steps. So first step is mathematical modeling. हमें कोई भी system मिल जाएगा. For example, we'll look at a person riding a motorcycle in this lecture, और हम उसको mathematically model करने के लिए we'll first idealize the system in terms of the elements that we know, masses, springs and dampers. हम उस मोटरसाइकिल को जिस पे एक राइडर भी बैठा हुआ है उसको आइडियलाइज करेंगे in terms of these, and then once we have this, the next step is equation derivation, then equation solution, and looking at the results and interpreting the results. So right now we'll look at 2 examples of the first step. सही है? इन पे बात करेंगे. Before we get into that, we need to see कि what basically these 3 things are. Again, हमें पता है क्या होता है. We just need to look at it and understand the basics of it. 3 हमारे basic mechanical elements हैं: springs, dampers and mass. Any vibrating system can be idealized in terms of these 3 things. ठीक है? अब इनमें you have translation as well as rotational equivalents for both of them. So you can have a spring which works in translation like the one shown here, or you can have a spring which works in rotation like a torsion spring या spiral coil type की चीज हो that works. इसको एक एंड से कनेक्ट कर दिया, दूसरा एंड आपने किसी शाफ्ट के साथ कनेक्ट कर दिया, तो this is a torsional spring. It works with the deformation of in terms of theta not x. सही है? तो सब चीजों के लिए you have translation as well as rotational. तो rotational mass क्या होता है? It's just the moment of inertia. ठीक. तीनों के लिए जो हमारी मोशन की क्वांटिटी है जो इसको डिक्टेट कर रही होती है वो डिफरेंट होती है. सो फॉर एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड टू स्प्रिंग्स, velocity is related to dampers, and acceleration is related to masses. क्या हमने इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या शो करना चाह रहे हैं? हम ये शो करना चाह रहे हैं कि अगर मैं एक सिस्टम को डिस्प्लेसमेंट दूं, एक कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट पे सिस्टम को होल्ड कर लूं, which of these 3 elements is actually going to give me an applied force? अगर मैं सिस्टम में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देके होल्ड कर लूंगा ना, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट दे दूंगा, your damper is not going to cause a force, your mass is not going to cause a force, only the spring is going to cause a force, because your spring की force है that is equals to stiffness times the displacement in the spring. तो spring force Hooke's law को follow कर रही है हमारे पास, एक linear spring की force. इन कंपैरिजन अगर हम देखें वेलोसिटी के इफेक्ट को, अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी सिस्टम में दे रहा हूँ तो कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में मेरा डैम्पर मुझे एक फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, बिकॉज जो डैम्पिंग फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, या फिर इसको हम एक्स डॉट भी कह सकते हैं. अगर मुझे मेरी डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो वी कैन रेफर टू वेलोसिटी एज एक्स डॉट. ठीक. क्या इस केस में हमारे पास स्प्रिंग की फोर्स होगी अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं?
थिंक अबाउट दिस. सिंस मेरी वेलोसिटी मैं वेलोसिटी सिस्टम को प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो माई डिस्प्लेसमेंट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग. And since my displacement is continuously changing, I do have a spring force, but since velocity is constant, ये मेरी force constant होगी, ये मेरी force increasing या decreasing होगी depending कि मैं velocity किस direction में जा रहा हूँ. ठीक है, तो अगर मैं constant velocity system को move कर रहा हूँ, तो I have a constant damping force, but I have a variable displacement force. I do not have a force due to the mass. Usually हम इनकी बात करते हैं, मास की फोर्स का नॉर्मली जिक्र करते नहीं है, बट मास की फोर्स यू हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड इट. इफ यू हैव a load on wheels, for example एक ट्रॉली के ऊपर रोड है, आप उसको हल्का पुश करें या आप उसको बहुत फास्ट पुश करने की कोशिश करें, you get a reaction which is different, and that is the inertial force that comes up due to acceleration of a mass. ठीक है, तो अब मैं सेम जो मैंने काम यहाँ पे किया था वो काम यहाँ पे भी करूँ. इफ आई से कि मैं अपने बॉडी को एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हूँ, इन दैट केस आई एम गोइंग टू गेट ए कांस्टेंट इनर्शियल फोर्स, बट सिंस एक्सेलरेशन इज constant, my velocity is changing, so I'm getting a variable, let's call this variable not increasing, I get a variable damping force and I get a variable spring force. ठीक है, तो these are my basic mechanical elements. Now let's come to our systems. हमारे systems क्या हैं? This is just the same system that we have talked about. Just एक revision है कि हमारे पास एक spring mass system है और उसकी oscillations जो होती हैं free vibrations में, this is sinusoidal. You have studied this thing in physics as well as in intermediate. इसकी natural frequency की बात हमने पिछली क्लास में भी की थी, √k/m होती है. 1 degree of freedom system है तो it has just one natural frequency, right? अब हमने इस बेसिक सिस्टम को यूज करना है in order to model more complicated systems like this. अब ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम समझिए. एक फोर्जिंग हैमर है, ठीक है. फोर्जिंग हैमर में क्या होता है, देयर इज अ हैवी वेट विच इज ड्रॉप्ड ऑन ए मेटालिक ब्लॉक विच वी कॉल्ड एन एनविल. ठीक है, तो हमारे जो सिस्टम है जिसको मॉडल करना चाह रहे हैं, दैट इज दिस सिस्टम राइट हियर. वी वांट टू मॉडल दिस सिस्टम. अब हमने ये एक फिजिकल सिस्टम है, वी वांट टू रिप्रेजेंट दिस सिस्टम in terms of our basic mechanical elements. ठीक, अब हम इसमें दो इसकी different idealizations देखेंगे and we'll compare the two and see which one we think will provide us the better results. पहली idealization ये है कि मैं इस पूरे system को देखूं कि इसमें कितना मास है, total mass. तो इसमें मेरा anvil का मास, मेरे elastic pad का मास, मेरी foundation का मास, मैं total मास लूं और ये पूरी जो चीज़ है ये एक सॉइल के ऊपर रखी हुई है. इस सॉइल की अपनी कोई ना कोई स्टिफनेस होगी, अपनी कोई ना कोई डैम्पिंग होगी. अगेन वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस थिंग, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि सॉइल की डैम्पिंग क्या होती है, सॉइल की स्टिफनेस क्या होती है. दिस जस्ट टू गेट यू थिंकिंग अबाउट हाउ वी मॉडल सिस्टम्स. तो वी व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सिंपली मॉडल दिस सिस्टम एज अ सिंगल मास which is the total mass of the system. इसमें उन्होंने एनविल और फाउंडेशन का मास लिया हुआ है. इलास्टिक पैड इज गोइंग टू बी वेरी लाइट कंपेयर टू दीज टू, तो उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया. एंड वट एवर फाउंडेशन यू हैव, यहाँ पे सॉइल जो है उसकी स्टिफनेस और उसकी डैम्पिंग उन्होंने इसके साथ में ऐड कर दी. दिस इज 1 degree of freedom system. एंड इसके ऊपर जब आप ये हैवी मास ड्रॉप करेंगे तो ये आपको सिस्टम में एक इनिशियल कंडीशन प्रोवाइड कर देगा. तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू ड्रॉप दिस थिंग फ्रॉम 1 मीटर, 1 मीटर ट्रेवल करते करते इसको कोई वेलोसिटी डेवलप हो जाएगी ड्रॉप होते होते. व्हेन इट हिट्स दिस थिंग, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड एन इनिशियल कंडीशन टू द सिस्टम विच विल कॉज दिस सिस्टम टू वाइब्रेट. और सिस्टम की वाइब्रेशंस जो होंगी वो डैम्प्ड वाइब्रेशंस होंगी फ्री एंड दे विल डाई आउट इवेंचुअली. ठीक है, दिस इज अ वैलिड अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सिस्टम. तो हमने एक फिजिकल सिस्टम को लिया एंड दिस इज व्हाट वी बेसिकली डू व्हेन वी आर मॉडलिंग सिस्टम्स इन डिस्क्रीट एलिमेंट्स. उसको हम बिल्कुल सिंपल टर्म्स में आइडियलाइज कर देते हैं. इससे एक बेहतर आइडियलाइजेशन जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि वी लुक एट द सिस्टम एंड वी आइडेंटिफाई कि इसमें हर जो पार्ट है उनकी रिलेटिव स्टिफनेस कैसी है. तो फॉर एग्जांपल एनविल इज अ मेटल, इट्स वेरी वेरी स्टिफ. फाउंडेशन ब्लॉक अगेन रॉक है, कंक्रीट का हो सकता है, वेरी स्टिफ. कंपेयर्ड
this with an elastic pad. Elastic pad का purpose यहाँ पे यही है कि इन दोनों systems के बीच में थोड़ी सी flexibility provide करना. This is relatively low stiffness. ठीक है, ये it behaves like is spring sort of thing. So one possibility is that we model this elastic pad as a spring element, और इसकी हम डैम्पिंग भी कंसिडर कर सकते हैं. एनुअल के मोशन को हम अलग स्टडी कर लें और फाउंडेशन को हम अलग स्टडी कर लें, एंड वी रिप्रेजेंट दिस सिस्टम इंस्टेड ऑफ 1 degree freedom we want model it as 2 degrees of freedom. Again, this is just the idealization part that we are focusing on. We are not focusing on how we'll solve the system, a system की क्या damping, क्या stiffness होगी. We're not focusing. I'm just trying to show you that we can idealize this system in terms of basic mechanical elements. सही है? अभी time finish हो रहा है, तो can you please just log in again, and we have just one more slide after this, and we'll finish. ठीक है, तो please rejoin and we'll continue. Thank you. Sir, same link? जी जी, same link. ओके सर. सर आपने क्या स्टार्ट कर दिया या अभी आप म्यूट हैं? मैं अभी वेट कर रहा हूँ बेटा बाकी लोगों का. कुछ लोग और ज्वाइन कर लें, देन विल स्टार्ट. ठीक है, अभी कर रहे हैं सर. 10 अभी 9 स्टूडेंट्स आए हैं सिर्फ. Okay, so let's start. People can keep joining. We have enough students now. ये वाली चीज, you don't need to write attendance now. पिछले सेशन में attendance लिख दिया. I'm going to just pick from there. अभी do you get what we are trying to do in this? हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा the focus on this slide is not to teach you how to actually model systems. This focus is to tell you that how we actually do it. We take a physical system and we can use just the 3 basic elements, और हम किसी भी complicated system को simple elements के through एक simplified model में convert करते हैं, and then we can solve that system. इस approach का फायदा ये है कि you can study any system with what you will study in this course. हम लोग इस course के अंदर जो चीज़ study करेंगे, it will be the study of these type of systems. सही है? Simple spring mass damper की arrangement वाले systems की हम बात कर रहे होंगे, and if we can have a good idealization of a complicated system in terms of these 3 elements, you can get very good results with these simplified models. और ये काफ़ी common चीज़ है ये वाला काम. This is not something जो कि बहुत एक approximate solution है और उसको लोग नहीं करते. Everybody just uses this complicated FEA models. That is not the case. FEA models are used, but the first step is always to use these simplified models and get a feel for what we are doing. And if we need to get some very detailed results, only then we go to those FEA sort of simulations जो हमने थोड़ी सी देखी थी शुरू में. ठीक है, एक केस और है जो कि हमने देखना है, and then we are done. जो वाला केस है, this is basically the case of a rider who's moving on a motorcycle. ठीक है, अब इसके हमारे पास यहाँ पे 4 different idealizations given है. This is the same system and there are 4 different idealizations of the same system. इसमें हम interested किस चीज़ में? इसमें हम interested हैं इस system की transverse vibration. We are not interested कि ये motorcycle horizontal direction में किस speed से travel करेगी. We are not interested in this. We are only interested कि ये system, अगर for example there is a speed bump here or there is a pothole here, how is the system going to vibrate in the vertical direction under the action of these external let's say stimuli. सही? तो अब क्या क्या हो सकता है, हमारी assumptions क्या है इसमें, हम किस तरीके से सिस्टम को आइडियलाइज कर रहे हैं. एक अप्रोच तो वही हो सकती है जो मैंने पिछले केस में की थी, with that we pick everything, we get the total mass and we just model it like that. तो first approximation is that हमने इस पूरे सिस्टम में combined mass लिया, that is our equivalent mass. हमारे पास यहाँ पे 2 टायर्स हैं. ठीक है, एक सिस्टम की कंबाइंड स्टिफनेस, एक कंबाइंड डैम्पिंग निकल के आएगी जो कि ग्राउंड के साथ सिस्टम कनेक्ट हुआ है उससे. ठीक है, एंड वी कैन जस्ट मॉडल दिस एज अ 1 degree of freedom system. This is not a very good approximation, but this is not incorrect. ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे इसके जो रिजल्ट आएंगे वो बिल्कुल गलत होंगे. This is not how it is. This will provide us
very little information about the system. That is what you can say. But is this completely wrong? That is not true. सही. इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा ये हो सकता है कि हम बोलेंगे ठीक है, we'll still try to just model a single tire. ठीक है, हाँ, जैसे हम एक जगह की बात करें, हम एक ही जगह की बात करते हैं, बट लेट्स सेपरेट द राइडर. तो राइडर को सेपरेट करते हैं. दैट इज दिस मॉडल हियर. तो उसको हमने ये किया इस केस में. इनफैक्ट हमने ये किया कि हमने देखा कि हमारे, जैसे हमने पिछले केस में देखा था ना, कि बीच में हमारे पास कहीं पे कम स्टिफनेस वाले रीजन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. द सेम थिंग वी कैन लुक हियर. हमारे पास कम स्टिफनेस वाले रीजन्स के, एक हमारे पास टायर है, दिस इज गोइंग टू हैव सम स्टिफनेस. इसकी डैम्पिंग भी होगी विच वी यूजुअली इग्नोर, बट देयर इज डैम्पिंग एंड स्टिफनेस इन द टायर. एंड देन देयर इज द स्प्रिंग एंड डैम्पिंग इन द सस्पेंशन सिस्टम ऑफ द बाइक. फ्रंट एंड रेयर दोनों में होगा. फ्रंट सस्पेंशन में भी होगा और रेयर में भी होगा. ठीक है, तो इफ we say okay, there are two, but let us just consider that the entire bike is standing on a single tire. So we can consider a single tire like this. दो टायर हैं, हम कह रहे हैं कि दोनों इन पैरेलल हैं, दोनों की हमने स्टिफनेसेस को ऐड करा दिया, तो 2 kT हो गया. डैम्पिंग को हमने इग्नोर कर दिया. टायर इज कनेक्टेड टू द व्हील. टायर जो ये रबर है, दैट इज कनेक्टेड टू द व्हील हेयर. तो दिस नेक्स्ट थिंग इज द व्हील. दो व्हील्स का कंबाइंड मास हमने यहाँ पे ले लिया. व्हील के बाद हमारे पास दो सस्पेंशन सिस्टम्स हैं, दोनों को हमने पैरेलल में अज्यूम कर लिया. तो सस्पेंशन सिस्टम की स्टिफनेस, सस्पेंशन सिस्टम की आपकी डैम्पिंग, दोनों को आपने पैरेलल में ऐड करा दिया. एंड देन ऑन टॉप ऑफ दिस सस्पेंशन यू हैव द बॉडी ऑफ द बाइक एंड यू हैव द राइडर. तो जो टोटल आपके पास व्हीकल और राइडर का कंबाइंड मास है, दैट इज प्रेजेंट हियर. सो नाउ दिस इज a 2 degree of freedom system which will provide me more information as compared to this 1 degree of freedom system. क्या additional information और क्या अच्छी चीज मैं से चेक कर सकता हूँ? For example, I could check how good is my suspension system if my if this end is not fixed, if it is moving like this. So the lower end of the tire, if it is actually moving, तो मैं actually एक यहाँ पे controlled vibrations खुद से displacement provide कर रहा हूँ. And I want to see कि क्या मेरा जो सस्पेंशन सिस्टम है ये इस वाइब्रेशन को बाइक से और राइडर से सेपरेट कर सकता है. सस्पेंशन सिस्टम का पर्पस ये होता है ना कि उसको आइसोलेट करके रखें. ग्राउंड की वाइब्रेशंस को हम सेपरेट करना चाहते हैं अपने राइडर से. दिस सिस्टम वाज नॉट एबल टू डू दैट, बट दिस सेकंड सिस्टम इज एबल टू डू दैट बिकॉज हम इसमें सस्पेंशन सिस्टम का मॉडल कर रहे हैं. तो वी जस्ट एडेड 1 degree of freedom, but now we can actually capture a lot more information from this. और हम क्या कर सकते हैं? और हम ये कर सकते हैं कि हम फ्रंट और रेयर सस्पेंशन को सेपरेट कर सकते हैं. तो इंस्टेड ऑफ जस्ट कंबाइनिंग एवरीथिंग टुगेदर, मैंने फ्रंट टायर को अलग मॉडल कर लिया. दिस इज फ्रंट टायर, दिस इज द रेयर टायर, दिस इज द रेयर सस्पेंशन, दिस इज द फ्रंट सस्पेंशन, राइट? एंड नाउ हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर देयर? इसमें मेरे पास फ्रंट व्हील की अलग है, रेयर व्हील की अलग है, राइडर और आपकी व्हीकल की अलग है. तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है सिस्टम का. सही है. इससे भी एक स्टेप हम और आगे जा सकते हैं. हम ये कह सकते हैं कि देयर इज वन मोर पॉइंट हेयर विच जिसमें स्टिफनेस लो है, विच इज द सीट इटसेल्फ. तो अगर मैं आपकी कार सीट की क्वालिटी भी चेक करना चाह रहा हूं, I want to see whether my car seat can help in isolating the vibration transmission to the rider. अब मेरे पास 2 लेवल्स आ गए वाइब्रेशन आइसोलेशन के. एक आ गया मेरे पास सस्पेंशन सिस्टम और एक मेरे पास आ गया कार की सीट, जो मेरी बाइक की सीट है, सॉरी. तो इन दोनों का इफेक्ट आई कैन स्टडी टू सी वेदर, जो अगर मैं इस यहाँ पे सिस्टम को ऊपर नीचे वाई डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दूं खुद से, यानी मैं एक अनइवन रोड की प्रोफाइल को स्टडी करना शुरू कर दूं, I can, in this system, I can see the effect of the car suspension system as well as the seat on the rider comfort. ठीक है, ये चीज हो गई. और इसमें it is possible for me to have different parameters for the front suspension and the rear suspension, which is usually the case. दोनों जगह सेम सस्पेंशन सिस्टम नहीं होता. इस वाले केस में
we were considering that the total suspension is just the sum of two, और हम उनके individual effects को study नहीं कर रहे थे, ठीक है ना. ये वाली अप्रोच सिर्फ समझनी इस वक्त ज़रूरी है, एग्जैक्ट मॉडल समझ में आना ज़रूरी नहीं है. इसमें इनफैक्ट आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर डिटेल, बट बिफोर दैट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एट एनी पॉइंट यू कैन स्टॉप मी एंड आस्क. ठीक है, जाहिर हम बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन स्टॉप मी एंड आस्क. राइट. सर इसमें जो व्हील के स्पोक्स का भी वो आ सकता है ना, पे डैम्पिंग इफेक्ट. बिल्कुल आ सकता है. यू कैन, देखें, this is my idealization. Your idealization could be that you want to add damping here. It's possible. ठीक है. तो हर मटेरियल के अंदर डैम्पिंग तो होती है ना. तो since that damping is going to be very low compared to the actual dashboard, जो suspension system में dashboard होता है उससे बहुत कम होगी, so we are ignoring it here. But if you want to consider the damping here, you can consider the damping here. It's possible. That would be your idealization, and my idealization can be different from yours. ठीक है. अच्छा, अब एक मैं इसमें चीज और ऐड कर सकता हूँ. वो मैं ऐड कर सकता हूँ, इसमें अभी तक हमने ये assume किया हुआ है that the bike remains horizontal all the time. So what we can do is we can say कि ठीक है, यहाँ पे एक displacement तो इसकी हो रही है, तो let's call this rear tire, let's call this rear wheel की displacement है, this is front wheel की displacement है, this is vehicle की displacement, this is rider की displacement, but we also want to capture के vehicle क्या tilt हो रही है, उसकी rotation हो रही है नहीं हो रही. तो what we can do is we can consider a theta here. That's possibility. तो we just added a degree of freedom which improved our model. हमने इस particular case में कोई मैकेनिकल एलिमेंट नहीं इंट्रोड्यूस की, we just added a theta here. अब इस थीटा से क्या हो रहा है, अब इस पॉइंट और इस पॉइंट, फ्रंट और रेयर जहां पे स्प्रिंग कनेक्ट हो रहे हैं, वो पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट चेंज होना शुरू हो गई. फ्रंट पे कोई और डिस्प्लेसमेंट होगी, रेयर पे कोई और डिस्प्लेसमेंट होगी. सो दिस स्मॉल इंप्रूवमेंट्स कैन ग्रेटली इंप्रूव योर रिजल्ट्स. इनफैक्ट ये जो एग्जैक्ट मॉडल है ना जो हमने भी बनाया, ये डी जो है जहां पे पहुंचे, दिस एग्जैक्ट मॉडल इज यूज्ड टू स्टडी द सस्पेंशन सिस्टम्स ऑफ इवन कार्स. इसको कहते हैं हाफ कार मॉडल, क्योंकि आप गाड़ी की सिर्फ एक साइड को स्टडी कर रहे होते हैं, एक फ्रंट टायर और एक रेयर टायर को स्टडी कर रहे हैं, तो दिस इज अ हाफ कार मॉडल. दिस थिंग राइट हेयर इज अ क्वार्टर कार मॉडल, बिकॉज उसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि पूरी की पूरी जो गाड़ी है वो सिंगल टायर के ऊपर लोकेटेड है. तो दिस इज अ क्वार्टर कार मॉडल. दिस इज स्टिल यूज्ड. दिस इज अ हाफ कार मॉडल विच इज एक्सटेंसिवली यूज्ड. एंड देन यू कैन हैव अ फुल कार मॉडल जिसके अंदर आपके पास चारों टायर मॉडल हो रहे होंगे, 3 डायमेंशंस में पूरी चीज का मॉडल डेवलप होगा, एंड इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू मेक डू विद दिस 2 डिग्री फ्रीडम सिस्टम, दिस 2 डायमेंशनल सिस्टम, हाफ कार मॉडल, जिसमें यूजुअली हमारे पास 1 2 3 4 5 डिग्री फ्रीडम होते हैं. एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दिस बिकॉज इससे हम गाड़ी की सस्पेंशन वगैरह की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं. ठीक है. एक पुराना पॉइंट मैं पीछे का मेक करना चाह रहा हूँ एंड देन वी विल एंड दिस थिंग. वो ये है कि इफ यू रिमेंबर वी सेड कि हमारी जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होते हैं दे आर नॉट यूनिक. तो इट इज पॉसिबल फॉर मी कि मैं इस एक्स वी और थीटा को रिप्लेस कर दूं. तो इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन से कि मैं यहाँ पे एक x1 कंसिडर कर लेता हूँ, यहाँ पे एक x2 कंसिडर कर लेता हूँ. दिस इज स्टिल गोइंग टू मॉडल द एग्जैक्ट सेम फिनोमेना बिकॉज x1 और x2 दोनों डिफरेंट हो सकते हैं. और मुझे x1 और x2 पता है, आई कैन फाइंड आउट कि मेरा एंगल थीटा कितना है, और आई कैन ऑल्सो फाइंड आउट कि मेरी सेंटर में डिस्प्लेसमेंट कितनी है, बिकॉज मुझे अपनी लेंथ तो पता होगी ना. आई ऑलवेज नो कि मेरी बाइक की टोटल लेंथ कितनी है. तो मुझे अगर फ्रंट साइड की लेंथ पता है और मुझे रेयर साइड की लेंथ पता है, तो आई कैन एक्चुअली फाइंड आउट कि मैं एक्स वी और या थीटा यूज करूँ या मैं x1 x2 यूज करूँ, दे आर द सेम थिंग. सो माई जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स देमसेल्व्स आर नॉट यूनिक, बट दिस सिस्टम इज 5 डिग्रीज फ्रीडम. चाहे मैं x1 x2 यूज करूँ या मैं xv थीटा यूज करूँ, both cases will give me the exact same results. सही है. तो बेसिकली दिस इज व्हाट आई हैव फॉर दिस लेक्चर. दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन. हम लोग सही जो अपना मैथमेटिकल काम है वो अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, in which we will go into details of the mechanical elements. कि अगर एक सिस्टम के अंदर मल्टीपल स्प्रिंग्स हैं, मल्टीपल डैम्पर्स हैं, मल्टीपल मासेस हैं, एंड आई वांट टू कन्वर्ट ऑल ऑफ दिस इनटू अ सिंगल स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम, हाउ डू आई डू दैट?
how do I add the effect of different inertias, different masses into a single mass? And if I have rotational springs and translation springs, how can I bring them all into a single spring? This is the objective of the next topic. ठीक है, ये अगले टॉपिक में हम इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे. अभी जो हमने चीज़ की है इसमें कोई क्वेश्चन है? The idea was just to give you a flavor of how we do things. That was the basic idea. तो अभी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी. So the first question to me क्या was about आपकी the आवाज बहुत measurement मफल्ड आ रही है, आपका माइक पे शायद हाथ है या कुछ है. मिस्टर अबैतरी, हाँ बिल्कुल सॉरी, वो सर थोड़ा सा माइक का मसला था. खैर सर, मैं कह रहा हूँ कि सर ये अपेरेंटली तकरीबन सेम है उससे मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन में जो हमने पढ़ा है, मास स्प्रिंग डैम्पनर सिस्टम और ये सब कुछ. तो बस ये पूछ रहा है कि इसके अंदर ऑर्डर्स हम लोग इसमें एक्चुअली जो है वो हम लोग इसकी अब डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाने और उनके सॉल्यूशन, इस वाइब्रेशंस का कोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम डायनामिक्स. बिकॉज़ डायनामिक्स में आप इक्वेशंस बना के उनका सॉल्यूशन ही निकालते थे, अब हमें सॉल्यूशंस भी निकालने. ठीक है, तो अब हम नहीं सर, मैं मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन से मेजरमेंट कंपेयर कर रहा हूँ. इंस्ट्रूमेंटेशन में आपने एलिमेंट्स तो पढ़े होंगे, बट आपने उसमें उनका सॉल्यूशंस नहीं पढ़े होंगे ना, कि मैं एक सिस्टम लूं, मैं x ऑफ t का सॉल्यूशन निकाल लूं और फिर सॉल्यूशन को स्टडी करूं. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. और कुछ सही सर? नहीं सर, बस इतना ही है. ठीक है, चलो. तो आई एम गोइंग टू अपलोड दिस थिंग. इंशाल्लाह मैं इसको अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्ड मैंने कर लिया. एंड इफ यू गाइस हैव एनी अदर क्वेश्चंस तो मुझसे वैसे कांटेक्ट कर लो, या फिर अगली क्लास में हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे अगर इस टॉपिक में से कोई और सवाल है. मैंने अभी बुक अपलोड करनी है. बुक इज आई थिंक अराउंड 35-40 MB. वो LMS पे अपलोड नहीं हो रही, मैंने गूगल ड्राइव पे अपलोडेड है. मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपसे LMS पे, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. और इस टॉपिक की स्लाइड्स आई एम गोइंग टू एक्चुअली upload the PDF on LMS directly. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आप ले लीजिएगा. एंड फ्रॉम मंडे विल स्टार्ट टॉपिक 2. ठीक है, एनीथिंग एल्स? नो सर. ठीक हो गया. ठीक है, चलो बेटा, थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.